नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की एक प्रमुख निर्माता कंपनी है। इसी कंपनी के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बिजनेस दो सेगमेंट में है। एक केमिकल बिजनेस का सेगमेंट है और एक फार्मास्यूटिकल बिजनेस का सेगमेंट है। केमिकल बिजनेस की हम बात करें तो देखिए, जो इनका केमिकल बिजनेस है उससे 84% रेवेन्यू कंपनी को अकेले आता है। अर्थात कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो स्पेशलिटी केमिकल का ही बिजनेस है। और मैं इस बिजनेस के लिए कंपनी के हम प्लांट्स की बात करें तो पूरे इंडिया में 45 इनके मैन्युफैक्चरिंग, माफ कीजिएगा 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां से इनके जो प्रोडक्ट हैं उनका उत्पादन होता है। प्रोडक्ट की हम बात करें तो देखिए, कंपनी बेसिकली 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। एक बेंजीन, दूसरा सल्फर और तीसरा टॉल्विन। अब इन्हीं 3 प्रोडक्ट के मिश्रण से ये अपने सारे बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे नाइट्रोक्लोरो बेंजीन और डाइक्लोरोबेंजीन के प्रोडक्शन में ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा इंडिया में नाइट्रोफ्लोरो एरोमेटिक के प्रोडक्शन में ये अकेली कंपनी है जो कि इंडिया में इनका प्रोडक्शन करती है। कंपनी के हम कस्टमर्स की बात करें तो देखिए, VSF ये जो अमेरिकन कंपनी है ये इनकी कस्टमर है। सोजित कंपनी, सॉल्वे, टेंजिन, टोरे, ड्यू पॉइंट, DIC, बायर, उसके बाद सेजेंटा, UPL, गात्रा केमिकल, FMC, कोरोमंडल, कॉलरटेक्स, क्लेरियंट, अतुल, उसके बाद सन केमिकल, सुदर्शन, हैबर ग्रुप। ये सारे जो क्लाइंट है ये सिर्फ इंडिया बेस्ड क्लाइंट नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड क्लाइंट है इनके। कुछ कंपनियां ऐसे हैं जिनके नाम आप जानते हैं जो इंडिया बेस्ड कंपनियां हैं, लेकिन इनके फॉरेन की भी इनमें कंपनियां हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो उन कंपनियों के वेबसाइट पे आप विजिट करके कंपनियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कंपनी के हम फार्मास्यूटिकल बिजनेस की बात करें तो ये जो सेकंड में फार्मास्यूटिकल बिजनेस है तो इसकी हम बात करें तो देखिए, कंपनी को इस बिजनेस से 16% का रेवेन्यू आता है। और इसके लिए कंपनी ने अपने 6 यूनिट एस्टेब्लिश किए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में ही है। इनके जो 6 यूनिट है और वहां पे ये 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, APIs, इंटरमीडिएट्स और ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स। API प्रोडक्ट से इनके जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस का है उसका 35% रेवेन्यू API बिजनेस से आता है, इंटरमीडिएट बिजनेस से 29% और ज़ैंथिन डेरिवेटिव से 36%। तो ये इनका कुल कंपनियों का बिजनेस। और इनके प्रोडक्ट की जैसे हम बात कराएं कि ये तीनों प्रोडक्ट जो API है, इंटरमीडिएट्स और ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स, इन्हीं से ही इनके सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। इनके क्लाइंट्स की हम बात करें तो देखिए, सनोफी, सिप्ला, ल्यूपिन, सन फार्मा, टेवा, डॉक्टर रेड्डी, सैंडोज, जाइडस, ये सारे रेपुटेड कंपनियां आरती इंडस्ट्रीज के क्लाइंट हैं। और कंपनी के हम ग्लोबल, पहले कंपनी के ऑफिसेस की हम बात कर लेते हैं तो देखिए, ये जो केमिकल बिजनेस है, केमिकल बिजनेस में ये जो कंपनी के अभी हमने आपको 15 प्लांट के बारे में बताया था, वो वापी जो कि वलसाड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात के। उसके बाद ये जगाडिया है, ये भी भरूच डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, वहां पर है। दाहेज में है, कच्छ में है, तारापुर जो कि महाराष्ट्र के पालघर में है। तो वहां पर इनके केमिकल बिजनेस से रिलेटेड ये 15 के 15
प्लांट है। फार्मास्यूटिकल बिजनेस की हम बात करें तो इनके जो 6 प्लांट है वो इन 3 जगहों पे हैं, तारापुर में, डोंबिवली में और वापी में। इसके अलावा कंपनी के 4 R&D रिसर्च सेंटर हैं, जो कि केमिकल बिजनेस से रिलेटेड जो R&D सेंटर हैं वो वापी में है और नवी मुंबई में है। वापी जो कि गुजरात में है, वलसाड डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड वापी और डोंबिवली में है। तो डोंबिवली जो कि थाने में पड़ता है महाराष्ट्र के, तो यहाँ पर इनके R&D रिसर्च सेंटर हैं। इसके अलावा हम कंपनी के और फंडामेंटल पैरामीटर्स की हम बात कर, फंडामेंटल माफ कीजिएगा, ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 27,965 करोड़ का है। कंपनी के शेयर प्राइस है, जो करंट शेयर प्राइस है वो 772 रुपए का है, और 52 वीक लो की बात करें तो 669 रुपए का है, और हाई 1168 रुपए का है। अर्थात कंपनी अपने लो से 5 से 6% ही ऊपर चल रही है। कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू की बात करें तो वो 5 रुपए का है। कंपनी के सेल्स की हम बात करें तो देखिए 2011 में कंपनी का सेल्स जहां 1450 करोड़ रुपए का था, वो अभी बढ़कर 2022 में 7,000 करोड़ रुपए तक हमें पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी के अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट देखिए तो 2011 में जो 82 करोड़ था केवल, उसके बाद देखिए 2012 में 104 करोड़, 2013 में उससे बढ़कर 135 करोड़, उसके बाद 2014 में ये बढ़कर हो गया 163 करोड़, फिर 15 में ये प्रॉफिट बढ़कर 208 करोड़ पर पहुंच गया, फिर 16 में ये प्रॉफिट 268 करोड़, उसके बाद 17 में 328 करोड़, उसके बाद 18 में 346 करोड़, फिर 19 में 504 करोड़, उसके बाद 20 में 547 करोड़। उसके बाद यहाँ कोरोना पेंडेमिक का आगमन हुआ, उसके बाद 2021 में थोड़ा सा इनका प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुआ और 547 करोड़ से घटकर 535 करोड़ पे आया। उसके बाद फिर कंपनी ने बाउंस बैक दिखाया और 2022 में एक ही झटके में लंबी छलांग कंपनी लगाई और 1307 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया। तो हम कह सकते हैं पिछले 10-12 साल से कंपनी लगातार प्रॉफिट देती जा रही है और ये प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल। तो कंपनी का हम कह सकते हैं कि बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और वही चीज ईपीएस में भी देखने को मिल रहा है। देख लीजिए 2011 में ईपीएस जहां 2 रुपये 66 पैसे का था, वो आज 36 रुपए से भी ज्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के अच्छे मैनेजमेंट, बिजनेस और सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए प्रोमोटर्स के पास 44.19% हिस्सेदारी है, एफआईआईज के पास 11.82%, डीआईज के पास 15.07%, गवर्नमेंट के पास भी ये बिल्कुल नहीं के बराबर है, 0.01% है, और पब्लिक के पास 28.91% की हिस्सेदारी है। तो ये हिस्सेदारी को भी हम डिसेंट कहेंगे। और एफआईआईज भी देखिए पिछले कई साल से अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ा रही है। साथ ही साथ डीआईज ने बीच में अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी घटाई थी, लेकिन जब कोरोना पेंडेमिक धीरे धीरे उसका असर कम होने लगा तो कंपनी ने जून 2021 के बाद से अपनी हिस्सेदारी फिर से बढ़ानी शुरू की, जो कि अभी तक कंटिन्यू बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अर्थात कंपनी के डीआईज का जो भरोसा है वो भी कंपनी के ऊपर बना हुआ है, एफआईआईज का तो है ही है। तो इसके अलावा हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए कंपनी का जो रिजर्व है 2018 में 1474 करोड़ रुपए का था, वो 2019 में बढ़कर 2517 करोड़, 20 में 2814 करोड़, 21 में 3324 करोड़ और 2022 में 5604 करोड़ रुपया हो गया। मतलब कंपनी का रिजर्व देख सकते हैं कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो देखिए कंपनी के ऊपर लगभग 930 करोड़ रुपए का उधारी है, और ये जो उधारी है कंपनी अपना एक्सपांशन के लिए कंपनी ने लिया है, जो कि अपनी 2 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है, एक केमिकल बिजनेस का और एक फार्मा बिजनेस से रिलेटेड। तो उसके लिए कंपनी ने ये लॉन्ग टर्म लिया है। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इन्होंने अपना बोरोइंग्स कम ही किया है, बढ़ाया नहीं है।
शॉर्ट टर्म से बोरोइंग्स की बात करें तो 1272 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर उधारी है, जो कि कंपनी धीरे धीरे अभी आने वाले समय में ये कम करेगी, क्योंकि अभी कंपनी का ध्यान अपने एक्सपांशन के ऊपर है। कंपनी के हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम बात करें तो देखिए 223 करोड़ रुपए का कैश कंपनी के पास अभी है। कंपनी के हम डिविडेंड की बात करें तो देखिए कंपनी बहुत कम डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो 1 रुपया 1.5 रुपया से ज्यादा का डिविडेंड नहीं देती है। आप देख सकते हैं 2022 में इन्होंने लगभग 2.5 रुपया का दिया है, 2021 में ये 2.5 रुपया दिया है, 2020 की हम बात करें तो 5 रुपये का लगभग दिया है, 2019 में 11 रुपये का लगभग दिया है। तो ये डिविडेंड ज्यादा नहीं देती है कंपनी, लेकिन इसका क्या है कि ये बोनस और स्प्लिट ज्यादा देती है, और इस चीज का फायदा शेयर होल्डर्स को लंबे समय में बहुत ज्यादा मिलता है। आप देखिए 1994 में कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, उसके बाद 2004 में 2:1 का बोनस दिया, फिर 19 में 1:1 का और 21 में 1:1 का, अर्थात कंपनी ने 4 बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस का फायदा दिया है। स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो 2005 में कंपनी ने 10 रुपए के फेस वैल्यू को घटाकर 5 रुपए पे किया है, अर्थात एक के बदले एक शेयर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। टेक्निकल चार्ट पे कंपनी के हम शेयर प्राइस की बात करें तो देखिए ये कंपनी ने जो अपना हाई लगाया था वो 1165 रुपया 66 रुपये का लगाया था, और वहां से कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 42% गिर गया था, और ये गिरकर लगभग 600 यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट फिगर आपको ये मिल जाएगा, 669 रुपया का आया था, और 669 रुपये से अभी जो इसका शेयर प्राइस है वो अभी चढ़कर ये जो अभी का शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 772 रुपये का है। तो 772 रुपये यहाँ से ज्यादा नहीं है, ये 42% उस समय डाउन था, और वहां से अभी जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो अभी भी 35% के लगभग डाउन है, मतलब 6 से 7% ही अभी अपने 52 वीक लो से ऊपर गई है कंपनी। अभी शॉर्ट टर्म में काफी ये नीचे आई है, नहीं तो ये 950 के लगभग ये कंपनी पहुंच गई थी, और 950 से अभी ये 762-63 रुपए के रेट पे या जो भी आपको यहाँ मिल रहा है, तो आप यहाँ पे अपना जो आपने यहाँ बाई किया है वहां पे यहाँ आपको एक्यूमुलेट करने का एक शानदार मौका मिल रहा है। आप यहाँ से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से भी देखिए एक ग्रीन कैंडल यहाँ बन चुका है, और यहाँ से ये रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, और कंपनी इस दौरान अपने 52 वीक हाई को भी टच करती है, तो आपको 35% का रिटर्न तो बड़ी आसानी से देखने को मिल रहा है। और जैसे अभी क्रूड ऑयल सस्ता होता जा रहा है दिनों दिन, और इन कंपनियों का जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल ही है, तो इनका जो रॉ मटेरियल सस्ता हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो ये कंपनी अपने इनके शेयर प्राइस में जंप हमें देखने को मिलेगा, और एक साल में ये जंप यदि अपने जंप करके अपने 52वीं का हाई को भी टच करते हैं तो 35% का रिटर्न बड़ी आसानी से आपका बन जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत अच्छी है, और इसने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को कई गुना मल्टीपल किया हुआ है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने में सक्षम है ये कंपनी। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।